प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके विकास के लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है तथा इसके विकास की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित मसौदा समिति द्वारा की गई थी, या इससे पूर्व ऐसा ढांचा वर्ष 2005 में विकसित किया गया था जो देश भर के विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रथाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न? केंद्र सरकार ने नवीन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित 12 सदस्यीय संचालन समिति के प्रमुख के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को नियुक्त किया है। इस समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित मसौदा समिति की अध्यक्षता भी डॉक्टर कस्तूरी रंगन द्वारा की गई थी। इसी समिति ने नए एनसीएफ के विकास की सिफारिश की थी। इस संचालन समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया गया है। इससे पूर्व ऐसा ढांचा वर्ष 2005 में विकसित किया गया था। यह देश भर के विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रथाओं के विकास के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। बाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्य पुस्तकों में संशोधन नए एनसीएफ के अनुसार किया जाएगा। यह संचालन समिति 4 ऐसे ढांचे विकसित करेगी जिनमें से प्रत्येक स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा वयस्क शिक्षा के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करेगा। सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भविष्य के लिए संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के निहितार्थ पर भी प्रतिबिंबित करेगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है अतः विकल्प डी का सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। शंखलिपि शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिपि ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न मानी जाती है। इसमें वर्ण शंख के समान दिखाई देते हैं तथा इस लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख उत्तर मध्य भारत में पाए जाते हैं। ये 4वीं और 8वीं शताब्दी से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गुप्त काल के एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंखलिपि शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह अवशेष एटा के विल्सर नामक स्थान से प्राप्त किए गए हैं, जो औपनिवेशिक काल से एक संरक्षित स्थल तथा गुप्त काल की एक ज्ञात बस्ती रहा है। वर्ष 1928 में विल्सर को संरक्षित घोषित किया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार शंखलिपि शिलालेखों पर श्री महेंद्रादित्य का उल्लेख किया गया है, जो गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक गुप्त काल से केवल 2 अन्य संरचनात्मक मंदिर, दशावतार मंदिर तथा भितरगांव मंदिर की खोज की जा सकी है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न मानी जाती है। इसमें वर्ण शंख के समान दिखाई देते हैं। इस लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख उत्तर मध्य भारत में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 4वीं और 8वीं शताब्दी से संबंधित है। इसमें वर्णों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे ज्ञात होता है कि इसका प्रयोग किसी का नाम, शुभ प्रतीक या दोनों के संयोजन को उत्कीर्ण करने के लिए किया गया है। इसकी खोज वर्ष 1836 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा उत्तराखंड के बाराहाट में की गई थी। जेम्स प्रिंसेप जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पिन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसकी शुरुआत खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा की गई है। इसके तहत पंजीकृत कुम्हार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सब्सिडी रहित कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो व्याख्या से इसको थोड़ा और समझने की कोशिश कर लेते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने स्पिन नामक एक अनूठी योजना शुरू की। इस योजना के तहत पंजीकृत कुम्हार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, जो इस योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को आरबीएल बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। इस योजना का उद्देश्य भारतीय पॉटरी उद्योग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संचार करना है। इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऋण का भुगतान कुम्हारों द्वारा ही आसान किश्तों में किया जाएगा। यह एक सब्सिडी रहित कार्यक्रम है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा झारखंड के 780 कुम्हारों ने अपना व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बैंकों में पंजीकरण कराया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैंडेड समूह नामक प्रजाति से संबंधित है। यह चिली और पेरू के प्रशांत तट की स्थानिक प्रजाति है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं आपको? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? सोचिए। ऑप्शन सी। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष मुंबई के भायखला चिड़ियाघर द्वारा 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों को शामिल करने की घोषणा की गई है। ये नए पेंगुइन चिड़ियाघर में पहले से मौजूद 7 वयस्क हम्बोल्ट पेंगुइन में शामिल हो गए हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन पेंगुइन की लगभग 17 प्रजातियों में से एक मध्यम आकार की प्रजाति है। पेंगुइन प्रजातियों में सबसे बड़ी एम्परर पेंगुइन की लंबाई 4 फीट से अधिक, जबकि लिटिल पेंगुइन की अधिकतम ऊंचाई 1 फीट है। इसकी औसतम ऊंचाई लगभग 2 फीट होती है। पेंगुइन को मुख्य रूप से 6 प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। हम्बोल्ट पेंगुइन बैंडेड समूह नामक प्रजाति से संबंधित है। यह चिली और पेरू के प्रशांत तट की स्थानिक प्रजाति है। इनका प्राकृतिक आवास विशाल महासागरीय हम्बोल्ट शीतल जलधारा के समीप होने के कारण इन्हें हम्बोल्ट पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है। इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। स्टेबल कॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो अपने बाजार मूल्य को सरकार समर्थित मुद्राओं के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। बिटकॉइन व इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत इस मुद्रा की कीमत अधिक स्थिर रहती है। टेथर पहला स्टेबल कॉइन है जिसे वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सारे ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। स्थिर मुद्रा एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो अपने बाजार मूल्य को कुछ बाहरी संदर्भों अर्थात सरकार समर्पित मुद्राओं के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। इसे अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी कमोडिटी की कीमत से जोड़ा जा सकता है। स्थिर मुद्रा अपनी मूल्य स्थिरता को संपार्श्विक तथा संदर्भ संपत्ति या उसके डेरिवेटिव के क्रय विक्रय संबंधी एल्गोरिदम तंत्र के माध्यम से प्राप्त करती है। बिटकॉइन व इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत इस मुद्रा की कीमत अधिक स्थिर रहती है। यह अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि ये प्राचीन मुद्राओं एवं क्रिप्टो करेंसी के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। टेथर पहला स्टेबल कॉइन है जिसे वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। अधिकांश स्टेबल कॉइन डॉलर के बेंचमार्क मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि कई अन्य यूरो व येन जैसी साख मुद्राओं से भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।